नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र की बुक से यूपी ट्रिपल एससी पीएटी एग्ज़ाम के लिए भौतिक विज्ञान को पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको बेसभी प्रश्न मिलेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं। यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा जो भी प्रश्न पूछा गया है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और आप सभी को पता है कि आपके पीएटी के एग्ज़ाम में साइंस से आपके 5 प्रश्न आएंगे, ठीक है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इस पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लीजिएगा। यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर आपको इसी प्रकार से हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इन सभी की अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कंप्लीट भौतिक विज्ञान पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिएगा सामान्य विज्ञान, और हमें यहाँ पर क्या स्टार्ट करना है, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग, हमारे सामने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आपसे कहा गया है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोध की इकाई आपसे पूछी गई है, आप क्या बताएंगे, ओम। यहाँ पर आप देखिएगा कि प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है, ओम है, और इसे संकेत आपको दे रखा है कि इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है कि माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है। देखिए सीजीएस में सी आपका होता है सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा आप, ठीक है। भौतिक राशियों के मापन के लिए 4 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। सीजीएस पद्धति में देखिएगा तो लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकेंड। एफपीएस में क्या होगा, फुट पाउंड सेकेंड। एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकेंड। एसआई पद्धति देखिए, इसमें 7 मूल मात्रक होते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड, केल्विन एम्पियर कैंडला तथा मोल, एवं 2 संपूरक मात्रक रेडियन स्टेरेडियन होते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे अगला प्रश्न, प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है। प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है, तो प्रतिबल बराबर क्या आपका होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो इसका मात्रक आपका हो जाएगा पास्कल, ठीक है। क्या हो जाएगा, पास्कल। आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे, जब किसी पिंड पर एक विरूपक बल लगाया जाता है तो उसमें एक प्रत्यानयन बल विकसित हो जाता है। यह प्रत्यानयन बल मान में प्रत्यारोपित बल के बराबर तथा दिशा में उसके विपरीत होता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। यहाँ पर आपको इसका फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है, कि प्रतिबल बराबर क्या होता है, आपका होता है बल, और बटा में इसको हम कह सकते हैं क्षेत्रफल। तो इंग्लिश में इसे क्या लिखा हुआ आपका है कि F/A। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए बल का मात्रक क्या होता है आपको पता है, न्यूटन, और अपान में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या होता है, आप सभी को पता है कि मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन, और न्यूटन के बटा में आपको क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए इसका मात्रक लिखा है इन्होंने कि न्यूटन प्रति मीटर की पावर -2। ये यहाँ पर गलत है आपका, ठीक है, ये नहीं होगा। मैंने आपको बता दिया कि बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आप देखिए ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और इसका बीमी सूत्र आपका लिखा हुआ है कि ml की पावर -1 और t की पावर -2। आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है। आप बताएंगे कैलोरीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए कैलोरीमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। समय की एसआई इकाई क्या है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। समय की एसआई इकाई सेकेंड है। एक मानक सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़े में सीजियम 133 का परमाणु 9, 19, 26, 31, 770 बार कंपन करता है। यहाँ पर प्रश्न आपका है कि सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो सर्किट में किसकी उपस्थिति, विद्युत की उपस्थिति। तो इसके लिए हम किस उपकरण का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिएगा इन्होंने यहाँ पर कोई सा भी ऑप्शन नहीं दे रखा है, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, इन्होंने यहाँ पर क्या दे रखा है
किसी परिपथ सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। वोल्टमीटर एक उच्च प्रतिरोध वाला गैल्वेनोमीटर है, जबकि एमीटर एक निम्न प्रतिरोध वाला गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, इन्होंने बताया है कि इस प्रश्न के लिए सभी को पूर्ण अंक प्रदान किया गया है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्रश्न आपका है यहाँ पर कि डैश गतिशील श्यानता की एसआई इकाई है। तो गतिशील श्यानता जो होती है उसकी एसआई इकाई क्या है, आप यहाँ पर बताएंगे न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आप देखिएगा श्यानता द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपने विभिन्न परतों के बीच होने वाली उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करता है। श्यानता केवल द्रवों और गैसों में होती है। इसका मात्रक पास्कल सेकेंड है, जबकि इस गतिशील श्यानता का मात्रक न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर होता है। अगला प्रश्न आपका है कि बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है। बिजली का जो करंट होता है उसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, आप बताएंगे एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। एम्पियर विद्युत की धारा बिजली के करंट की एसआई यूनिट है। जब एक कूलाम का विद्युत आवेश प्रति सेकेंड प्रवाहित होता है तो उसे 1 एम्पियर कहा जाता है। शक्ति का मात्रक वाट, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। यहाँ पर आपसे कहा है कि दबाव का एसआई यूनिट क्या है। दबाव का आपसे एसआई यूनिट पूछा गया तो आप क्या बताएंगे, पास्कल। ठीक है, मतलब वही आपका दाब का मात्रक आपसे कहा गया तो आप क्या बताएंगे, पास्कल। यहाँ पर देखिएगा आप लोग किसी सतह पर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का मात्रक एम के इस पद्धति में न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, मतलब वही आपका आ चुका है कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जिस वस्तु का क्षेत्रफल जितना कम होगा वह किसी सतह पर उतना ही अधिक दबाव डालती है। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। अभी आपने पढ़ा था दाब बराबर क्या था, बल बटा क्षेत्रफल। एसआई पद्धति में दाब का मात्रक पास्कल होता है। आपने पढ़ा था प्रतिबल, तो प्रतिबल भी आपका दाब होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। पास्कल इकाई किसकी है, आप सभी ने इतनी बार पढ़ा है तो आपको पता चल गया होगा। प्रतिबल दाब, पास्कल जो है वो दाब की इकाई है। यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न आपका है कि आयतन की एसआई इकाई क्या है। आयतन के लिए हम बात करेंगे तो आप यहाँ पर बताएंगे घन मीटर। ठीक है, घन मीटर। आयतन की एसआई इकाई घन मीटर, मीटर क्यूब होती है। सभी पदार्थ का स्थान घेरते हैं। घेरे गए स्थान की मात्रा की माप को आयतन कहते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेडियो धर्मिता नापी जाती है गिगर मूलर काउंटर के द्वारा। गिगर मूलर काउंटर के द्वारा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देखिएगा आप लोग, पहले आप लोग यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा गिगर मूलर काउंटर एक यंत्र है जो आयनकारी विकिरण की मात्रा को मापता है। बैरोमीटर से वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। कैलोरीमीटर का उपयोग रासायनिक अभिक्रियाओं या भौतिक परिवर्तनों की ऊष्मा मापने या ऊष्माधारिता मापने के लिए किया जाता है। पोलरीमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग रोटेशन के कोण को मापने के लिए किया जाता है, जो कि एक दृष्टिगत रूप से सक्रिय पदार्थ के माध्यम से ध्रुवीकृत प्रकाश से गुजरता है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है। 1 वोल्ट आपसे यहाँ पर कहा गया है तो आप यहाँ पर बताएंगे 1 जूल प्रति कूलाम जो आपका होता है वो आपका 1 वोल्ट होता है। इसका यहाँ पर व्याख्या देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया गया हो तो 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट क्या होता है, 1 जूल बटा 1 कूलाम। 1 जूल प्रति कूलाम या जूल प्रति कूलाम, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम। मतलब वही बात आपकी बार बार लिखी हुई है, आप समझ सकते हैं। वोल्ट का मात्रक क्या होता है, विभवांतर का मात्रक, तो आप बताएंगे जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। ठीक है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है, तो आप यहाँ पर बताएंगे मैक से। ठीक है, मैक। पराध्वनिक गति की माप मैक या मैक नंबर की सहायता से की जाती है। यह वास्तव में किसी तीव्र गति से चलने वाले वायुयानों जैसे लड़ाकू विमान की गति की तुलना ध्वनि की चाल से करने वाला एक अनुपात है। जैसे यदि किसी वायुयान की चाल ध्वनि की चाल के बराबर है तो इसकी गति 1 मैक मानी जाएगी। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। भूकंप का परिमाण का मापक रिक्टर और समुद्री जहाज की इकाई मापने के लिए नॉट है। ठीक है, सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है। सुपरसोनिक की यहाँ पर बात की गई है तो आप बताएंगे मैक। क्या बताएंगे आप बताएंगे मैक।
यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न आपका है कि वह कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका आयाम, ठीक है, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 है। तो ये किसका आपको बताना है कि किसका आयाम है ये, ठीक है। तो इसके लिए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, किया गया कार्य, ठीक है, कार्य। आगे देखिएगा इसके बाद, किसी भौतिक राशि की प्रकृति की व्याख्या उसकी विमाओं द्वारा की जाती है। किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों या घातांकों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। यांत्रिकी में सभी भौतिक राशियों को विमाओं एल एम टी के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। किया गया कार्य या ऊर्जा का आयामी सूत्र क्या होता है? एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 होता है। कुछ अन्य भौतिक राशियों के आयामी सूत्र हैं। क्षेत्रफल के लिए लंबाई मतलब एल स्क्वायर हो जाएगा, आयतन के लिए एल क्यू हो जाएगा, वेग के लिए एल टी की पावर -1, त्वरण के लिए एल टी की पावर -2, बल के लिए एम एल टी की घात -2 और घनत्व के लिए एम एल की घात -3। ये सभी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न आपका है कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष आप बताएंगे एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को मापने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष। यहाँ पर देखिएगा प्रकाश वर्ष एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की मापन इकाई है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? आप यहाँ बताएंगे फेदोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि फेदोमीटर नामक यंत्र का उपयोग सागर की गहराई मापने के लिए किया जाता है। यूडियोमीटर से गैसों के बीच के रासायनिक अभिक्रियाओं में मात्रा परिवर्तन को मापा जाता है। पेरिस्कोप प्रत्यक्ष दृष्टि रेखा में न आने वाली वस्तुओं को देखने का ऑप्टिकल उपकरण है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? विद्युत प्रतिरोध की बात करेंगे अगर हम लोग यहाँ पर, तो आप बताएंगे ओम मीटर, ठीक है। किसका उपयोग करते हैं? ओम मीटर का। यहाँ पर आप देखेंगे ओम मीटर एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत प्रतिरोध के मापन में किया जाता है। वे ओम मापी जो अत्यंत कम प्रतिरोध के मापन हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें माइक्रो ओम मीटर कहते हैं, तथा जिनका उपयोग बहुत अधिक प्रतिरोध के मापन हेतु किया जाता है उन्हें मेगा ओम मीटर या मेगर कहते हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा अगला प्रश्न, भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप लोग इसकी व्याख्या को देखेंगे। सिस्मोग्राफ भूकंप का पता लगाने एवं उसे रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। रिक्टर स्केल भूकंप के परिमाण को मापने का एक पैमाना है। यह एक लघुगणकीय स्केल है जिसमें 1 से 10 तक बराबर बंटा पैमाना होता है। रिक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाले संख्या के 10 गुना आयाम को बताती है। अगला प्रश्न आपका है कि विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत वाहक बल को मापने के लिए आप बताएंगे पोटेंशियोमीटर। क्या बताएंगे? पोटेंशियोमीटर का उपयोग करते हैं। विद्युत वाहक बल का मापन पोटेंशियोमीटर द्वारा किया जाता है। इस उपकरण के द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना की जाती है और सेल के आंतरिक प्रतिरोध का भी मापन किया जा सकता है। बार किसकी इकाई है? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडलीय दाब। इसकी इकाई क्या है? बार। यहाँ पर आप देखेंगे बार वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक है जो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल। यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्रश्न आपका है न्यूटन किसकी इकाई है? आप सभी को पता होगा बल की इकाई क्या है? न्यूटन। यहाँ पर देखिए न्यूटन बल की इकाई है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब है। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? आपसे क्या कहा गया है? चुंबकीय प्रेरण। आप बताएंगे टेस्ला। क्या बताएंगे? टेस्ला। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला है। चुंबकीय प्रेरण का प्रतीक बी जबकि टेस्ला का प्रतीक टी होता है। डायोप्टर लेंस की प्रकाशीय शक्ति का मात्रक होता है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे
निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? तो यहाँ पर आप बताएंगे बल जो आपका है ये अन्य सभी से भिन्न है। कार्य, ऊर्जा, ये जो देखिए ऊर्जा और कार्य इनका मात्रक सेम होता है लेकिन बल का मात्रक अलग होता है, इसीलिए अलग है। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं भौतिक राशियों को सामान्यतः दो भागों में विभक्त करते हैं। प्रथम अदिश राशि, दूसरी सदिश राशि। अदिश राशियों के निरूपण के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, जबकि सदिश राशियों के निरूपण के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा एवं कार्य अदिश राशियाँ हैं, जबकि बल, वेग, त्वरण सदिश राशियाँ हैं। तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि बल है, वेग है, त्वरण है, ये सभी कैसे राशियाँ हैं? ये सभी सदिश हैं। ऊर्जा, कार्य अदिश है। ठीक है, यहाँ पर आप समझिएगा इनमें से आपको बताना है अदिश राशि कौन सी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अदिश जिसमें दिशा ही आपकी ना हो। ठीक है, तो बल, वेग, त्वरण ये सभी कैसी हैं? ये सभी आपकी हैं सदिश राशियाँ। आपको बतानी है अदिश, तो आप बताएंगे कार्य, ऊर्जा वगैरह जो होता है वो आपका होता है अदिश। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो गया। यहाँ पर आप देखिएगा कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है? कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई होती है सेम, क्या होती है? जूल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। देखिए यहाँ पर आपको समझाया गया है कि देखिएगा यहाँ पर कि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन मतलब F इंटू एस, ये होता है आपका W बराबर। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन मतलब मीटर, तो न्यूटन मीटर आपका हो जाएगा कार्य का मात्रक और इसे हम लोग जूल कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, इसका मात्रक भी जूल होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि ऊर्जा की SI इकाई क्या है? ऊर्जा की SI इकाई आपसे यहाँ पर पूछी गई है, आप बताएंगे जूल। क्या बताएंगे? जूल। आर्द्रता किससे मापी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके कई एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापने का यंत्र होता है। कौन सा होता है? हाइग्रोमीटर। हवा में आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। हाइग्रो और यहाँ पर देखिए हाइड्रोमीटर जो है ये द्रव या जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र होता है। तो आप ध्यान रखिएगा हाइग्रोमीटर आर्द्रता के लिए, हाइड्रोमीटर जल के तुलनात्मक घनत्व के लिए। एक हॉर्स पावर मतलब एक अश्व शक्ति कितनी होती है? 746 वाट के बराबर होती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? सामर्थ्य कहलाती है। कार्य करने की दर सामर्थ्य कहलाती है, अर्थात एक सेकेंड में किए गए कार्य की मात्रा सामर्थ्य होती है। इसका मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड होता है, जिसे हम लोग वाट कहते हैं। इसका अन्य मात्रक अश्व शक्ति होता है जो कि 746 वाट के बराबर होता है। आप ये समझ सकते हैं सामर्थ्य क्या होती है? पी, इसका मात्रक क्या होता है? वाट। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है? शक्ति का मात्रक, तो शक्ति के मात्रक की यहाँ पर हम बात करेंगे तो आप बताएंगे जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए किसी मशीन या कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति बराबर कार्य बटा समय, P बराबर W/T। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है, इसे वाट भी कहते हैं। इसका सूत्र याद करिएगा, P बराबर W/T। W बराबर क्या होता है? आपका होता है VIT। W बराबर I²RT और W बराबर क्या होता है? V²T/R। ये सभी आपके मात्रक होते हैं W के। ठीक है, तो अगर आप W की जगह पर W का मान रखेंगे तो आपका T से T कैंसिल होगा, आपका आ जाएगा P बराबर V/I बराबर I²R बराबर V²/R। ये सभी आपके R के सूत्र होते हैं, इनसे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। अगर आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं तो आप लोग इन सूत्रों को भी लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? जूल किसका मात्रक नहीं है? ठीक है, देखिए ऊर्जा, ऊष्मा, कार्य इन सभी के मात्रक जूल ही होते हैं, लेकिन जो आपका सामर्थ्य है इसका मात्रक ये लिखा है जूल प्रति सेकेंड या वाट, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इन्होंने यहाँ पर थोड़ी व्याख्या के रखी है, इसको समझिएगा। वही बात फिर से आ गई है, कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं यदि किसी व्यक्ति द्वारा टी समय में W कार्य किया गया हो, P बराबर W/T। इसका मात्रक वाट या जूल प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, एक वाट घंटा कितने जूल कितने के बराबर होता है? एक वाट घंटा। ठीक है, ये आपसे कहा गया है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 3600 जूल के बराबर होता है। ठीक है, एक वाट घंटा जो आपका होता है ये 3600 जूल के बराबर होता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं
1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, 1 वाट सेकेंड, तो 1 वाट गुणा 1 सेकेंड मतलब 1 जूल। वाट घंटा कार्य या जूल का मात्रक होता है, मतलब वाट घंटा क्या होता है, ये कार्य या मात्रक, कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है। 1 वाट घंटा में कितना होगा, 3600 जूल हो जाएगा। ठीक है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है, तो यहाँ पर आपका इसके लिए करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, इन्होंने यहाँ पर स्टार बना दिया है। अब यहाँ पर हम इनकी बात को समझते हैं। इन्होंने यहाँ बताया है कि माना m द्रव्यमान की वस्तु r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रही है। इस वृत्तीय पथ पर घूर्णन गति के अक्ष के सापेक्ष वस्तु का जड़त्व आघूर्ण का मान वस्तु के द्रव्यमान व घूर्णन अक्ष से वस्तु तक की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। जड़त्व आघूर्ण I बराबर क्या होता है, एम आर स्क्वायर। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, जो विकल्प में नहीं है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपके लिए प्रश्न है कि सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है तो कितना होता है, तो ये आपका होगा 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ। इसकी व्याख्या को आप लोग यहाँ पर देखेंगे, लिखा हुआ है कि वायुमंडलीय दाब का अर्थ है किसी भी दिए गए स्थान और समय पर वहाँ की हवा के स्तंभ का भार। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापते हैं और समुद्र तल पर वायुदाब का मान पारे के 76 सेमी या 1.03 गुणा 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या 1.03 बार या 760 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो ये भी आपको यहाँ पर बताया गया है। आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है, बैरोमीटर को मापने वाला क्या होता है, बैरोमीटर। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि शरीर द्रव्यमान सूचकांक बॉडी मास इंडेक्स BMI की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो इसकी गणना करते हैं वजन किलोग्राम में और प्रति ऊंचाई मीटर स्क्वायर में। किसी व्यक्ति के शरीर द्रव्यमान सूचकांक की गणना करने के लिए उस व्यक्ति के वजन को उसके ऊंचाई मीटर स्क्वायर से विभाजित करते हैं। तो शरीर द्रव्यमान सूचकांक क्या होता है, वजन किलोग्राम में बटा लंबाई मीटर स्क्वायर में। अब यहाँ पर आपके लिए आ चुका है चैप्टर नंबर दूसरा, अगला है आपका कि यांत्रिकी। अब यांत्रिकी से आपको यहाँ पर प्रश्न पढ़ने को मिलेंगे। पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास टू लीवर का उदाहरण है, तो कौन सा है, व्हील बैरो। क्या है, व्हील बैरो। व्हील बैरो, सरौता, नट क्रेगर आदि द्वितीय श्रेणी के लीवर के उदाहरण हैं। द्वितीय श्रेणी के लीवर से वे लीवर हैं जिनमें भार मध्य में एवं आयास और आलम्ब किनारे किनारे होते हैं। अगला प्रश्न आपका ये पूछा गया है, क्या कहा गया है यहाँ पर कि नींबू निचोड़ने की मशीन क्या कहलाती है, उसे हम लोग कहते हैं द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। क्या कहते हैं, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आलम्ब, आयास और भार की एक दूसरे के सापेक्ष स्थितियों के कारण उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम वर्ग के उत्तोलक में कौन, आलम्ब, आयास, भार के मध्य स्थित होता है। मतलब जो आपका आलम्ब होता है ना, ये आयास और भार के मध्य में होता है प्रथम वाले में। इसका यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 के बराबर, 1 से कम हो सकता है, जैसे कैंची है, प्लायर है, शीशा है, झूला है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है आप समझ गए होंगे। दूसरे वर्ग के उत्तोलक में आलम्ब, आयास के बीच में भार होता है, मतलब बीच में क्या होता है, भार होता है। तो इसके लिए हम इसका उदाहरण देखेंगे। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि इसके लिए इसका लाभ जो है, यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है, जैसे सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, 1 पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी। और तीसरा आपका होता है तृतीय वर्ग के उत्तोलक में आलम्ब, भार के मध्य आयास होता है। इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। उदाहरण के लिए चिमटा आपका होता है, किसान का हल, मनुष्य का हाथ आदि। यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्रश्न आपका है कि किसी वस्तु का भार जो है उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए। जब उसे कहाँ पर रखा जाए आपसे ये कहा गया है, तो आप बताएंगे पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यहाँ पर आप देखेंगे किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। यह भार वस्तु के द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, किंतु द्रव्यमान स्थिर रहता है। किसी वस्तु का भार विषुवत रेखा पर न्यूनतम, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार 0 होता है, जो विषुवत रेखा पर वस्तु के भार की तुलना में कम है। अतः इस प्रश्न का अभीष्ट उत्तर विकल्प डी होगा। जी का मान न्यूनतम कहाँ पर होता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। आप क्या बताएंगे, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक है, न्यूनतम। यहाँ पर आप देखेंगे
पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी तल पर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। पृथ्वी तल से ऊपर और नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम, ध्यान रखिएगा, और ध्रुवों पर सबसे अधिक। इन 2 पॉइंटों को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे कि जी का मान सबसे कम किस पर होता है, विषुवत रेखा पर, सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर। अगला प्रश्न आपका ये रहा है कि यदि m द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा। तो इसके लिए आप बताएंगे असीमित। ठीक है, क्या बताएंगे, असीमित। यहाँ पर देखिएगा, यदि m द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग से गति कर रहा हो तो उसका द्रव्यमान असीमित हो जाएगा। डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। डायनमो की यहाँ पर बात की गई है, तो आप बताएंगे यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। डायनमो जो आपका होता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो आपका होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके अलावा माइक्रोफोन जो आपका होता है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। प्रश्न आपका पेपर में ऐसे ही बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस टाइप के लिए आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आप इन बातों का भी ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपका लिखा हुआ है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यहाँ पर अभी आपने पढ़ा था डायनमो जो आपका होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वही बात आपको अगले प्रश्न में बतानी भी है, तो आप यहाँ क्या बताएंगे, डायनमो। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि रासायनिक ऊर्जा को किस में चेंज करना है, विद्युत ऊर्जा में। तो ये किसके द्वारा चेंज होगा, संचायक सेल के द्वारा। कौन सेल है आपकी, संचायक सेल के द्वारा। संचायक सेल को रिचार्जेबल सेल भी कहा जाता है। यह सर्वप्रथम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर ऊर्जा का भंडार करता है तथा इसके पश्चात जब इनका उपयोग किया जाता है तब यह सेल भंडारित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है। आप बताएंगे गतिज ऊर्जा। ठीक है, गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि सभी में गतिज ऊर्जा विद्यमान है। संक्षेप में किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को चेंज करना है किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। तो आप बताएंगे इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, विद्युत मोटर जो आपका होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इलेक्ट्रॉनिक मोटर जो आपका होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। इलेक्ट्रिक जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न आप सभी का है, यहाँ पर देखिएगा, प्रकाश से आपके लिए प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आप सभी के सामने, प्रकाश के पथ में एक क्या होता है कि वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपारदर्शी। ठीक है, प्रकाश के पथ में एक अपारदर्शी वस्तु के आने से छाया का निर्माण होता है। प्रकाश के पथ पर एक अपारदर्शी वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से होकर गुजरता है तो प्रकाश के मार्ग को परावर्तित कर देता है जिससे उस अपारदर्शी वस्तु की छाया बन जाती है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी लाइट माइक्रोस्कोपी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप बताएंगे सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी लाइट माइक्रोस्कोपी में सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है। अगला आपका प्रश्न यहाँ पर है कि मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। तो मोटर गाड़ी की अगर बात करेंगे तो आप बताएंगे उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटे बनते हैं। इसके द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण के दृश्य क्षेत्र अधिक होता है, इसलिए इसे मोटर वाहनों तथा बसों में चालक के बगल में पीछे के ट्रैफिक को दृश्यावलोकन के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि
प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। प्राथमिक रंग की बात की गई तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे लाल, हरा, नीला। ये सभी कैसे रंग होते हैं, तो आप कहेंगे ये सभी प्राथमिक रंग होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे प्रश्न कहा गया है। देखिए यहाँ बताया गया आपको है कि प्रकाश में 3 मूल या प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, हरा और नीला। कौन कौन से होते हैं, लाल, हरा और नीला। देखिए बात ध्यान रखिएगा, ये मत समझिएगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इनको मिलाने से द्वितीयक रंग पीला, मैजेंडा और पीकॉक नीला का निर्माण हो सकता है। एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग के जोड़ों को एक दूसरे का पूरक रंग कहते हैं। सभी प्राथमिक रंगों अथवा सभी द्वितीयक रंगों को मिलाने पर सफ़ेद रंग के प्रकाश की उत्पत्ति होती है। इसके विपरीत चित्रकार के लिए लाल, नीला, पीला प्राथमिक रंग माना जाता है। चित्रकार के लिए यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है कि मुख्य रंग कौन कौन से हैं। मुख्य रंग की यहाँ पर बात की गई है, तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे, आप यहाँ पर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, लाल, हरा, नीला। ठीक है, ध्यान रखिएगा मुख्य रंग है, चाहे आपसे कहा जाए चाहे कहा जाए आपसे कि प्राथमिक रंग कौन से हैं, इन तीनों को अच्छी तरीके से अपनी खोपड़ी में फिट कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे निकट दृष्टि दोष संबंधित किससे है, तो इसकी बात की गई तो आप बताएंगे दूर की वस्तुओं का ना दिखना। देखिए निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ये है, इसे पास और दूर में देखेगा, तो निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। तभी इन्होंने कहा है कि दूर की वस्तुओं का ना दिखना। ये किस में होता है, निकट में होता है। मतलब जो दोष होगा वो आपको साफ दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति पास की वस्तुओं को देख लेता है किंतु एक निश्चित दूरी से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस स्थिति में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर उसके आगे बनता है। इसके निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग होता है। और निकट दृष्टि दोष में प्रायः नेत्र गोलक के बड़े हो जाने पर या कार्निया अथवा लेंस के अधिक मोटा हो जाने के कारण रेटिना और केंद्रित बिंदु के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे हमारे लिए अगला प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के रूप में किसको जानते हैं हम लोग, मायोपिया। ठीक है, ठीक है, मायोपिया आप यहाँ पर बताएंगे। इसके बाद आप आगे देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को समझिएगा कि मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसमें अनंत से आने वाली किरणें रेटिना पर फोकस ना होकर दृष्टि पटल के आगे ही फोकस हो जाती हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे इसलिए रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है। निकट दृष्टि दोष के कारण नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता का बढ़ जाना है जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है या नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न आपका है कि दूर दृष्टि का एक रोगी 40 सेमी से निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता, आँख को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक लेंस कौन सा होगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 200/3 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। दोस्तों यहाँ पर आपको सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा। देखिए इसका सलूशन उन्होंने यहाँ पर आगे दे रखा है तो हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा इन्होंने आपको बताया है कि दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर उसके पीछे बनता है। इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। देखिए दूर दृष्टि के उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस इस प्रकार से होता है। ठीक है, उत्तल लेंस आपका होता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये बीच में आपका मोटा है, ठीक है, बीच में दूर दूर है। तो उत्तल लेंस का उपयोग किसके लिए करते हैं, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए। निकट की बात की जाए तो निकट के लिए क्या होगा, तो देखिए इस प्रकार से आपका बनता है कौन सा, आपका बनता है अवतल। अवतल होता है निकट के लिए क्योंकि ये निकट निकट होता है। तो आप समझिएगा कि निकट किसके लिए, मतलब निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल। इन्होंने कहा कि 40 सेमी पास की वस्तु को देखने के लिए आवश्यक फोकस दूरी। आपको पता है कि लेंस की बात की गई है। लेंस के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/u माइनस 1/b। इसमें इसका मान रखेंगे 1/f बराबर 1/u आपका कितना है 25 सेमी, क्योंकि आपकी आंख में दूर दृष्टि दोष है। अगर दूर दृष्टि दोष इसका मतलब है आपको दूर का साफ दिख रहा है लेकिन पास का साफ नहीं दिख रहा है, तो आपको चश्मा लगाने के बाद आपको ये चाहिए कि आपको पास का दिखना लगे, और कितना दिखना लगे, 25 सेमी। इसीलिए हम लोग यहाँ पर यू कितना मानते हैं, 25। तो हमने यू 25 रख लिया और दिखता है कितना, 40 सेमी तक।
तो मतलब आपका जो देखने के लिए फोकस दूरी आपको निकाल ली है मतलब, तो आप इस प्रकार से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ये भी आपके लिए सवाल है, ठीक है। हम इस सवाल को हटाते हैं, यहाँ पर आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर भी आपका सवाल लिखा हुआ है, ठीक है। इन सवालों को आप लोग स्वयं लगाइएगा। आप चाहें तो यूट्यूब पर आप वीडियो निकाल के पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि आपके एग्जाम में बेसिक वाले प्रश्न आएंगे, वो भी मात्र 5 नंबर में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसलिए आप ये समझिएगा, सवालों के तो आने के बहुत कम चांस हैं। सिर्फ थ्योरी के 1 या 2 क्वेश्चन आपको फिजिक्स से मिलेंगे। इसी प्रकार से आपको प्रत्येक में से 1 या 2, ठीक है, इस टाइप से आपको मिलने वाले हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल सिंपल रहेगा। तो आप इन सवालों को मत पढ़िएगा, कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं है। इसको देख लीजिएगा, ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दर्पण से कितनी दूरी पर हैं, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ता है, तो कौन सा दर्पण हो सकता है। तो यहाँ पर आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, या तो समतल होगा और या उत्तल होगा, इनमें से कोई एक ही होगा, ठीक है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा वस्तु के बराबर दिखाया जाता है, और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा वस्तु से छोटा दिखता है। इसलिए विकल्प ए सही माना जाएगा। समतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है। जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है वो आपका कैसा बनता है, तो आप बताएंगे वास्तविक, उल्टा, छोटा। रेटिना पर जो होता है प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक, उल्टा, छोटा बनता है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे, जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण के न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है। देखिए, अगर आपको किसी भी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो समतल दर्पण की लंबाई आपको चाहिए उसकी आधी, तो ऊंचाई की आधी। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वही बात बताई गई है। यहाँ पर देखिएगा, दंत विशेषज्ञ का शीशा कैसा होता है। जो दांत चेक करने वाले होते हैं विशेषज्ञ, मतलब डॉक्टर, उनका जो शीशा होता है वो आपका होता है नतोदर शीशा। क्या कहेंगे आप लोग, नतोदर। इसे हम लोग कहते हैं अवतल। क्या कहते हैं, अवतल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दंत विशेषज्ञ शीशा नतोदर शीशा या अवतल दर्पण का होता है। इसके उनके द्वारा नतोदर शीशा का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि एक छोटी रेंज में वे अच्छी छवि उत्पन्न करते हैं। अवतल दर्पण का काम यह होता है कि छोटी चीज को बड़ा कर देता है, ठीक है। यहाँ पर आपसे प्रश्न किया गया है कि पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप बताएंगे वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी, परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। जब उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को ढक दिया जाएगा तो वस्तु से आने वाली किरणें लेंस के आधे भाग से परावर्तित होती हैं और वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होती है। अगला प्रश्न आपका है, स्वच्छ आकाश का नीला रंग जो है ये किस कारण दिखाई देता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रकाश का बिखरना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित कणों के द्वारा विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होती है उस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। मतलब तरंगदैर्घ्य कम तो प्रकीर्णन अधिक, और जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है उसका प्रकीर्णन कम होता है। सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, इसके कारण इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। यही कारण है कि समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, क्योंकि पानी द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन किया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि समुद्र जल के नीला होने का क्या कारण है। अभी आपने यहाँ पर पढ़ा कि उसका भी कारण यही है, प्रकीर्णन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी क्या है कि पानी द्वारा रोशनी का छितराव। किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक अपवर्तनांक आपसे कहा गया है, तो आप बताएंगे हीरा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न में दिए गए उपयुक्त विकल्पों में हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, कितना होता है, 2.42। सबसे कम की बात करेंगे तो होता है 1.003 होता है। जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, और कांच का कितना होता है, 1.5 से लेकर 1.62 तक होता है। इसके बाद
आप लोग यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न आपके लिए है कि लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो यह दिखाई पड़ता है कैसा? तो आप बताएंगे काला। लाल गुलाब को जब आप एक नीले फिल्टर से देखते हैं तो आपको कैसा दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा काला। ठीक है। इसके बाद में आगे देखेंगे हम लोग कि जब लाल गुलाब को एक नीले फिल्टर से देखा जाएगा तो गुलाब काला दिखाई देगा, क्योंकि नीला फिल्टर मात्र नीले प्रकाश को आगे जाने देगा, अन्य सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका देखिए, पहले यहाँ पर देखिएगा कि नासा के अनुसार सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुँचने में 499 सेकेंड अर्थात 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है। निकटतम विकल्प सी में है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है? ऑप्टिकल फाइबर, तो ये प्रकाश का क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आप बताएंगे इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब कुल आंतरिक परावर्तन। इसे हम कुल की जगह पर आपको कहीं कहीं मिलेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर सिलिका की बनी पतली बेलनाकार नलिकाएं होती हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। इसमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार क्षय नहीं होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? आप यहाँ पर देखिए विबग्योर, BIVGYOR। देखिए जिसका प्रकीर्णन सबसे कम उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक तो होगी किसकी? लाल रंग की सबसे ज़्यादा। ठीक है। लेकिन आपको देखना है लाल तो है नहीं, तो लाल के बाद ऑरेंज मतलब नारंगी, तो आपका नारंगी यहाँ पर बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला जो आपका है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपको बताया गया है कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना होता है। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल का मिश्रण होता है। इन रंगों में बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम व आवृत्ति सबसे अधिक, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक, आवृत्ति सबसे कम होती है। लाल रंग के बाद नारंगी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा अगला प्रश्न, किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है? कम होती है तो बैंगनी आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है। लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है, जिसका मान लगभग 7.5 गुणा 10⁻⁵ सेमी होता है। और बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है, जिसका मान 4 गुणा 10⁻5 सेमी होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? सर्वाधिक ऊर्जा की बात की गई तो आप बताएंगे नीला प्रकाश, इसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि नीले रंग के प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। प्रकाश तरंग की ऊर्जा की गणना E = hf के आधार पर की जाती है, जहाँ h प्लांक नियतांक है, f तरंग आवृत्ति है। नीले रंग के प्रकाश की आवृत्ति अन्य रंगों की प्रकाश की तुलना में सबसे अधिक होती है, अतः इसकी ऊर्जा भी अधिक होगी। यहाँ पर आप लोग समझेंगे, अगला प्रश्न आपके लिए है कि निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? लाल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बन जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे प्रकाश का लाल रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है। दृश्य प्रकाश के लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक और जबकि बैंगनी रंग का सबसे कम होता है, अतः अधिक तरंगदैर्ध्य होने के कारण लाल रंग का वेग सर्वाधिक होता है। इसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पर प्रश्न आपके लिए आ चुका है ध्वनि, मतलब आपका चैप्टर कौन सा है? ध्वनि। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको किसी अन्य सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ध्वनिक पदार्थ है? ध्वनिक पदार्थ आपको बताना है तो आप बताएंगे लोहा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है। क्या बताएंगे आप? लोहा। यहाँ पर आप देखिएगा ध्वनिक का अर्थ क्या होता है कि धातुओं को पीटा जाता है तो उसमें से बजने की आवाज़ आती है। धातुओं में यह गुण इस कारण है कि उनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत कम होती है। इलेक्ट्रॉन बंधन कम होता है। जब धातुओं को पीटा जाता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से चलायमान हो जाते हैं और गतिज ऊर्जा पैदा होती है जो ध्वनि पैदा करने में खर्च होती है।
ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बताया गया है कि प्रश्नगत विकल्पों में लोहा धातु है, इसलिए प्रश्न का विकल्प कौन सा है, डी सही है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए पराश्रव्य तरंगों अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आकाशीय क्षेत्रों में वायुयान का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड वेव्स का उपयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड वेव्स यानी पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग चमगादड़ द्वारा शिकार का पता लगाने, जलपोत द्वारा सागर तल की गहराई ज्ञात करने, मानव शरीर के आंतरिक अंगों में दोषों का निदान करने में किया जाता है, जबकि आकाशीय वायुयान का पता लगाने के लिए राडार का प्रयोग करते हैं जो रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी, मतलब कितनी आवृत्ति तक की जो ध्वनि होती है मनुष्य सुन सकता है। तो आप क्या बताएंगे, 100 हर्ट्ज। ठीक है, मतलब इन ऑप्शन में से अगर हम देखें तो हमारा इतना हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। तो इनके बीच में आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर सी फंस रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मनुष्यों में ध्वनि की तीव्रता का परिसर लगभग 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। अपश्रव्य तरंगें जो होती हैं ये 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, और पराश्रव्य जो होती हैं ये 20,000 से ज़्यादा होती हैं। अपश्रव्य और पराश्रव्य ध्वनि सामान्य मनुष्य की श्रवण क्षमता से परे होती है, एक ज़्यादा होती है एक कम होती है। प्रश्न आपका है कि ध्वनि निम्न में से किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है। देखिए, ध्वनि की बात की गई है तो आप बताएंगे यहाँ पर निर्वात। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है जो श्रवण की संवेदना पैदा करती है या तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि जिस पदार्थ से होकर गुजरती है उसे माध्यम कहते हैं। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की गति ठोसों में सर्वाधिक होती है या निर्वात में गमन नहीं कर सकती। अलग अलग इस माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। कुछ माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर निम्नवत है। तो कुछ माध्यम में आपको ध्वनि की चाल रखी है 25 डिग्री पर, जिससे कि वायु की चाल कितनी होगी, 346 मीटर पर सेकेंड, जल की चाल 1498 मीटर पर सेकेंड, लोहा की 5950 और कांच का 3980। धातव्य है कि 0 डिग्री पर क्या होता है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 331 मीटर प्रति सेकेंड। प्रश्न आपका है कि ध्वनि का किस माध्यम में गमन नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आप बताएंगे यहाँ पर निर्वात में। ठीक है, क्योंकि निर्वात मतलब जहाँ वायु नहीं होती है वहाँ पर आप बोल नहीं सकते। आप बोलेंगे तो आपकी आवाज़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगी, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है। तारत्व की बात की गई है। तारत्व के लिए आप बताएंगे आवृत्ति। ठीक है, क्या बताएंगे, आवृत्ति। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं, क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम ठोस द्रव या गैस की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों का विश्लेषण उसके आयाम तथा आवृत्ति के आधार पर किया जा सकता है, ध्वनि की तीव्रता और उसके आयाम पर, जबकि तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, तारत्व किस पर, आवृत्ति पर, और तीव्रता किस पर, आयाम पर। दोनों बातें ध्यान रखने वाली हैं। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है, तो इसके लिए आप यहाँ पर बताएंगे डेसिबल में। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपसे प्रश्न किया गया है कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आप बताएंगे 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन सामान्यतः 90 से 100 डेसिबल के बीच रहती है। यहाँ पर आपसे प्रश्न किया गया है कि दीवार से एक प्रतिध्वनि को सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी हो चाहिए। तो आप बताएंगे 17.2 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या यहाँ पर लिखी है कि जब कोई ध्वनि होती है तो उसकी संवेदना हमारे दिमाग में 1/10 सेकेंड तक बनी रहती है। मनुष्य का कान केवल उन्हीं दो ध्वनियों के बीच विभेद कर सकता है जो उसे न्यूनतम 1/10 सेकेंड के समय अंतराल पर सुनाई दें। अतः प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए यह आवश्यक है कि किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु से टकराकर कम से कम 1/10 सेकेंड में स्रोत के पास वापस लौटे। 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वायु में ध्वनि का वेग 344 मीटर पर सेकेंड होता है। इन्होंने यहाँ बताया है कि 1/10 सेकेंड में ध्वनि द्वारा चली गई न्यूनतम दूरी
आपको ये बताया गया है यहाँ पर। और इस प्रकार से इन्होंने सब कुछ निकाल के आपको बताया कि लगभग 17 मीटर होती है प्रतिध्वनि सुनने के लिए दूरी। ठीक है, तो मेन बात आपकी वही है, आपको ये बिल्कुल कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है कि 17 मीटर लगभग में। यहाँ पर भी आपसे वही बात कही गई है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक सतह के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए, तो आप क्या बताएंगे, लगभग 17 मीटर। ठीक है, लगभग 17 मीटर। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, आपका प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है कि वायु में, क्या लिखा हुआ है कि वायु में स्रोत और परावर्तक के बीच लगभग न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि प्रतिध्वनि को सुना जा सके। मतलब कई बार यूपी ट्रिपल एससी ने इसी एग्ज़ाम को बार बार पूछा है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ध्वनि तरंग का वेग कितना है, 700 मीटर पर सेकेंड, और तरंग दैर्ध्य इसकी 35 सेमी है। तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति की गणना करें, इसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर आवृत्ति की बात की गई, देखिए ये सवाल है, आपका सवाल लगाना पड़ेगा, तो यहाँ से आप समझ लीजिएगा, ये आपका फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ से इन्होंने आवृत्ति, ये ठीक है फार्मूला आपको बता दिया है, और इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, अगला हमारा चैप्टर कौन सा है, चालकता। तो अब हम लोग चालकता पर आ चुके हैं, चालकता को पढ़ेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोग पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का सुचालक है परंतु ताप का कुचालक है। बिजली का सुचालक कुचालक और ताप का सुचालक, तो यहाँ पर आप बताएंगे अभ्रक। आपने देखा होगा कि जो आपके घरों में प्रेस होती है, जिसे हम कहते हैं इस्त्री, आयरन, तो आयरन की जो तली होती है वो अभ्रक की बनी होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें करंट तो नहीं लगता है लेकिन गर्म हो जाता है वो। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बनेगा, अभ्रक। अभ्रक एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज है, यह बिजली का कुचालक होता है परंतु ताप का सुचालक होता है। इसका उपयोग मुख्यतः विद्युत उद्योग में किया जाता है क्योंकि इसमें विद्युत रोधन क्षमता अधिक होती है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है और किंतु बिजली का बुरा। तो वही बात आपकी फिर से पूछी गई है, आप क्या बता देंगे, अभ्रक, ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक। ठीक है, यहाँ पर आप समझिएगा कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है, मतलब सबसे अच्छा चालक कौन सा रहेगा। तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे, आप बताएंगे समुद्र का जल, क्योंकि वो लवड़ी होता है, उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसमें लवण की मात्रा ज़्यादा होती है वो अच्छा चालक होता है। समुद्री जल में विभिन्न प्रकार के लवण घुले रहते हैं जो कि विद्युत प्रवाहित करने पर धनायन और ऋणायन में टूटकर विद्युत प्रवाह में मददगार होते हैं। अतः समुद्री जल उपयुक्त सभी जलों में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। आश्रित जल में अशुद्धियाँ एवं घुलनशील लवण नहीं होते, अतः ये सबसे बुरे विद्युत चालक होते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि कार्बन का वह अपर रूप जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है और उत्तम लैब्रिकेंट है, वो कौन सा है, आपका है ग्रेफाइट। विद्युत ऊष्मा दोनों का सुचालक है और उत्तम लैब्रिकेंट भी है, लुब्रिकेंट। कौन सा है, ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट क्या है, ये कार्बन के अपरूप हैं, इन बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। हीरा सबसे ठोस अधातु होती है, ग्रेफाइट विद्युत ऊष्मा का सुचालक है और उत्तम लुब्रिकेंट स्नेहक है। ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क सेलों में विद्युत अपघटन क्रिया में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, अगला आपका चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, क्या लिखा हुआ है कि नाभिकीय भौतिकी। इसमें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक वगैरह जो है कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपका लिखा हुआ है कि एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले कण को क्या कहते हैं। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में बांधे रखता है उसको हम लोग कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। क्या कहते हैं, प्रबल नाभिकीय बल। यहाँ पर आप देखिएगा, परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। प्रबल नाभिकीय बल सभी मूल बलों में प्रबल होता है। यहाँ पर आपके लिए प्रश्न है कि भारत की पहली नाभिकीय पनडुब्बी INS अरिहंत जो है ये किसमें स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाई गई है। तो इसका लिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, विशाखापत्तनम में बनाई गई है। कौन सी है, INS अरिहंत। कहाँ पर बनी है, विशाखापत्तनम पर। INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेश निर्मित नाभिकीय पनडुब्बी है। अत्याधुनिक तकनीकी पोत परियोजना के अंतर्गत इसे विशाखापत्तनम में स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाया गया था। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है। परमाणु बम बनाने के लिए, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बताएंगे यूरेनियम। क्या बताएंगे आप,
यूरेनियम। इसकी व्याख्या देखेंगे, परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिसमें एक भारी नाभिक न्यूट्रॉनों की बमबारी से अपेक्षाकृत हल्के रेडियो एक्टिव नाभिकों में टूट जाता है, जिनका सम्मिलित द्रव्यमान मूल नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है। द्रव्यमान की यह क्षति ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। यहाँ पर आपका प्रश्न है कि भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है, तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अप्सरा। ठीक है, अप्सरा। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा है, जिसका प्रारंभ अगस्त 1956 में मुंबई के निकट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में हुआ था। इस रिएक्टर की डिजाइन प्रसिद्ध भारतीय परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी भाभा ने तैयार की थी तथा इसे पूर्णतया भारतीय इंजीनियरों के सहयोग से निर्मित किया गया। वर्ष 2006 में बार्क ने अपनी स्थापना की गोल्डन जुबली मनाई। अगला आपका प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है, तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अप्सरा। क्या हो जाएगा, अप्सरा। यहाँ पर आप देखिएगा विद्युत धारा। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे विद्युत धारा प्रश्न। ठीक है, उस संबंधित ठोस चालक में विद्युत धारा वाहक कौन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। पीईटी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि पेट के एग्जाम में जो आपके प्रश्न आते हैं वो आपके ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं। ठीक है, इसलिए आपको विज्ञान में टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही आपको मतलब विज्ञान के प्रश्न मिलेंगे जो आपको पहले से भी हो सकता है पता हो, और नहीं तो आप अगर वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न पहले यहाँ पर देखिएगा, ठोस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन धारावाहक होते हैं। वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में किसी कक्षा में नहीं होते बल्कि स्वतंत्र रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, तो आप बताएंगे स्विच बंद होने पर बिजली का प्रवाह किस में होता है, सर्किट में होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक स्विच की दो अवस्थाएं होती हैं, खुला और बंद स्विच। खुला होने की अवस्था में सर्किट में धारा बिजली का प्रवाह नहीं होता है, जबकि बंद होने पर सर्किट में बिजली का प्रवाह अनवरत रूप से होता है। तो इनके चित्र को देखिएगा, जैसे यहाँ पर देखिएगा, आप जब इन तारों को जोड़ देंगे यहाँ से, जब आप देखिए ये तो आपका हो गया चालू स्विच, ओपन स्विच, तो इसमें आपका जो बल्ब है वो नहीं जल रहा है। जब आपने इस स्विच को बंद किया तो आपकी धारा आराम से यहाँ से निकलना स्टार्ट हो गई। ठीक है, मतलब यहाँ से जा रही है आपकी धारा, मतलब यहाँ से जैसे कनेक्ट हुआ वैसे आपका ये एक परिपथ बन गया और आपका यहाँ पर स्विच बंद हो गया और आपका जो बल्ब वगैरह है वो आपका जलने लगा। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया है कि बंद होने पर, ठीक है, इस टाइप से बंद होने पर। यहाँ पर आप लोग देखेंगे फ्यूज एक विद्युत परिपथ की सुरक्षा निम्नलिखित में से किससे करता है। फ्यूज तार जो होता है, फ्यूज, ये परिपथ की सुरक्षा करता है। आपसे प्रश्न में कहा गया किससे करता है, तो आप यहाँ पर बताएंगे अतिभारण, ओवरलोडिंग से। मतलब ओवरलोडिंग से आपकी सुरक्षा कौन करेगा, फ्यूज। फ्यूज एक विद्युत परिपथ की सुरक्षा अतिभारण से करता है। फ्यूज के तार का गलनांक बहुत कम होता है। जब परिपथ में अतिभारण या लघु पतन के कारण अधिक धारा प्रवाहित हो जाती है तब फ्यूज का तार गर्म होकर पिघल जाता है और धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है, जिसके कारण परिपथ से जुड़े उपकरण खराब होने से बच जाते हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, आपके लिए आ चुका है नेक्स्ट प्रश्न की परिवर्तक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, इन्होंने यहाँ पर इसके लिए स्टार बना दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी व्याख्या को पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। यहाँ पर परिवर्तक ट्रांसफार्मर पारस्परिक प्रेरण तथा विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का मुख्य उपयोग निम्न विभव की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव की प्रत्यावर्ती धारा में तथा उच्च विभव की प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव की प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए किया जाता है। और इसके लिए आयोग ने सभी को पूरे अंक दिए थे, जितने नंबर का था, 1 या 2 नंबर का। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए प्रश्न आ चुका है कि 1-1 निष्क्रिय टर्मिनल का विद्युत घटक है जो सर्किट परिपथ तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोधक। एक प्रतिरोधक एक निष्क्रिय टर्मिनल का विद्युत घटक होता है जो सर्किट परिपथ तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है।
यहाँ पर आप समझिएगा कि प्रतिरोधक जो आपका होता है एक निष्क्रिय टर्मिनल विद्युत घटक है जो परिपथ में तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है। इसका उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को कम करने, संकेतकों के स्तर को समायोजित करने में किया जाता है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका प्रश्न आपका यहाँ पर क्या है कि डैश एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को वियोजित करने या इसे पूरा करने के लिए किया जाता है। तो आप बताएंगे स्विच। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये स्विच आपका है, आपको बताया गया है कि स्विच अथवा कुंजी का उपयोग किसी विद्युत परिपथ को वियोजित करने या पूरा करने के लिए किया जाता है। प्रश्न आपका यहाँ पर क्या है कि आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा अनावेशित, एक मिनट रुकिएगा फिर से देखते हैं। आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु या आवेशित ना की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो ऐसे बल को हमसे पूछा गया है, तो हम लोग क्या बताएंगे इसके लिए? हम बताएंगे यहाँ पर विद्युत स्थैतिक बल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि आवेशित की गई वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित ना की गई वस्तु पर लगाए गए बल को विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। इस बल को कूलाम बल भी कहते हैं। समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्रश्न आपका है कि एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? रेक्टिफायर्स का। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि रेक्टिफायर जो आपका होता है दिष्टकारी एक विद्युत शक्ति है, विद्युत युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट को दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करती है। ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा विभव को उच्चाई या अपचाई करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा एसी को एक दिश धारा डीसी में किसके प्रयोग के जरिए परिवर्तित किया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी दिष्टकारी रेक्टिफायर। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बनेगा? धनात्मक और ऋणात्मक आयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है। धनायन धनात्मक आयनों का प्रवाह धारा की दिशा में और ऋणात्मक आयनों का प्रवाह धारा के विपरीत दिशा में होता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा होती है। चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा क्या होती है? विभवांतर के प्रत्यक्षता आनुपातिक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर आपको बताया गया है कि किसी चालक के माध्यम से प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों पर लगे हुए विभवांतर के प्रत्यक्षता आनुपातिक होती है। V अनुक्रमानुपाती I, V बराबर आई आर। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग ओम का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम का नियम। क्या होता है? V अनुक्रमानुपाती I, V बराबर आई आर। तो I बराबर V अपान आर आपका यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा। इससे आप लोग प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है, यह आपके लिए प्रश्न है कि यदि t समय में किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट में शुद्ध आवेश क्यों प्रवाहित होता है, तो अनुप्रस्थ काट के माध्यम से प्रवाहित धारा I बराबर क्या होगा? तो I बराबर क्या होता है? देखिए आपका होता है Q बराबर आई टी। तो I आपका हो जाएगा Q अपान टी। क्या हो जाएगा? Q अपान टी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला जो आपका है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आपको वही समझाया गया है। यहाँ पर आपका प्रश्न आ चुका है, सवाल आ चुका है। इस सवाल को तो आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका सूत्र है। इस सूत्र को आप याद करेंगे और आप मान निकाल देंगे। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, तरंग गति। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। और यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इन्होंने यहाँ पर कहा है कि रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? आप बताएंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये रेडियो तरंग का वेग होता है। इसके बाद व्याख्या आपको वहाँ पर वही बताई गई है, तो इसको नहीं पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं?
तो यहाँ पर आप बताएंगे रेडियो तरंगों में, किस में होते हैं, रेडियो तरंगों में होते हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे एवं तरंग दैर्ध्य, परावैंगनी किरण की बात की जाएगी तो इसके विद्युत चुंबकीय तरंगे और तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे 10⁻⁸ से लेकर 4×10⁻⁷ मीटर तक। इस प्रकार से आपको सभी को बताया गया है। और रेडियो तरंगों की सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य होगी, ये भी आपको बताया गया यहाँ पर है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, ठीक है, FM प्रसारण बैंड किसके बीच होता है। FM की बात करेंगे तो आप बताएंगे VHF रेंज के बीच होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। व्याख्या को यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि FM प्रसारण बैंड जो आपका होता है VHF मतलब वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज के बीच होता है। FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ के मध्य होता है। FM बैंड के लिए यह परास मानक रूप से प्रयोग में लाया जाता है। HF मतलब हाई फ्रिक्वेंसी का परास 3 से 30 मेगाहर्ट्ज़ के बीच होता है। VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का परास 30 से 300 मेगाहर्ट्ज़ के बीच होता है। UHF मतलब अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी का परास 300 से 3000 मेगाहर्ट्ज़ के बीच होता है। FM का प्रसारण आपको बात की जाए तो आप बताएंगे 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ के बीच होता है, इसलिए यह VHF रेंज में आता है क्योंकि इसका होता है कितना 88 से 108, और यहाँ पर आप समझ सकते हैं VHF के लिए कितना होता है 30 से 300। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न है कि समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी कितनी होती है, मतलब इसे क्या कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम क्या है, तरंग दैर्ध्य। समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, वही बात फिर से लिखिए कि किसी माध्यम के किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में दो पास पास के सुरंगों अथवा ग्रतों के बीच की दूरी तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में दो क्रमागत संपीड़न या विरलन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न आपके लिए, पहले तो आपके लिए चैप्टर स्टार्ट हो रहा है गुरुत्व के अधीन गति। तो गति के आपको पता है 3 समीकरण दिए थे, किसने दिए थे, न्यूटन। तो यहाँ पर ठीक है, आप यहाँ पर समझेंगे आपका है कि स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है और वह गेंद कहाँ पर गिरेगी। तो वह गेंद कहाँ पर गिरेगी, यात्री के हाथों में गिरेगी, ठीक है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जब स्थिर गति से दौड़ रही रेलगाड़ी में व्यक्ति बैठा है तो गेंद को ऊपर की दिशा में फेंकता है तो गेंद का क्षैतिज वेग उस ट्रेन की गति के बराबर होगा, जिसके कारण गेंद वापस यात्री के हाथ में गिरेगी, ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, आपसे कहा गया है कि एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, या किस नियम का पालन करता है। तो ये जो आपका नियम है आप कौन सा बताएंगे, आप बताएंगे न्यूटन का जो आपका प्रथम नियम होता है उसके कारण, ठीक है। यहाँ पर आप समझेंगे कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, अर्थात बाह्य बल लगाकर ही वस्तु के वर्तमान अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। इसे न्यूटन का प्रथम नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। गैलीलियो के नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। चलती हुई बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री का आगे की तरफ झुकना न्यूटन के प्रथम नियम या जड़त्व का उदाहरण है। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे, आपके लिए अगला प्रश्न आ चुका है। ये आपके लिए है कि यदि एक गेंद भूमि से h मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है तो ठीक ज़मीन में लगने से पहले उसका वेग क्या होगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, ये आपका प्रश्न है। यहाँ पर आपको सवाल ला के दिखाया गया है। फिलहाल आप लोग यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि गति का जो आपका तीसरा नियम होता है उसके अनुसार क्या होता है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आ रही है तो क्या होगा, v² बराबर u² माइनस +2gh का सूत्र आरोपित होगा। मतलब न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है उसको आप ध्यान रखिएगा, v² बराबर u² +2gh, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल लगाया गया है, उसको हटाते हैं हम एक बार, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्यों होता है। तो यहाँ पर आपका रीज़न इसका क्या हो जाएगा, आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर आप देखिएगा
ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि पत्थर को लुढ़कने में बल कम लगेगा जबकि उठाने में अधिक बल लगेगा। कार्य बराबर आपका होता है बल गुणा विस्थापन। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने की अपेक्षा कम होगा। अगला चैप्टर हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, कौन सा है? ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। अब हम लोग इससे बनने वाले प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न आप सभी के सामने लिखा हुआ है। वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न, जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? यहाँ पर आप बताएंगे संघनन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों के सन्निहित होता है, जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है? प्रज्वलन तापमान। क्या कहते हैं? प्रज्वलन तापमान। किसी पदार्थ का वह न्यूनतम ताप जिस पर वह जलने लगता है उसे कहते हैं हम लोग प्रज्वलन ताप। यहाँ पर आपको बताना है कि फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो आप बताएंगे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। और अगर आपसे कहा जाए कि फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक तो आपका होता है 212, हिमांक कितना होता है? तो आप बताएंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला आपका यहाँ पर क्या है कि वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों एक जैसे होते हैं, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका एक फार्मूला होता है जिसमें आपका सी और एफ दोनों होता है। तो वो आपका फार्मूला क्या होता है? C/5 बराबर F-32/9। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगर आपको कोई एक चीज़ दे रखी है तो आप दूसरी चीज़ आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा की अगर हम बात करेंगे तो आप बताएंगे 80 कैलोरी प्रति ग्राम। 80 कैलोरी प्रति ग्राम। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अवस्था परिवर्तन के समय स्थिर ताप पर पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को दी गई आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे आपके लिए है अगला प्रश्न, ये लिखा हुआ है कि नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने से हिमांक कैसा हो जाएगा? तो आप बताएंगे हिमांक जो आपका होता है वो घटता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बनेगा। व्याख्या को देखेंगे कि बर्फ़ के साथ नमक मिलाने से हिमांक घटता है, अर्थात बर्फ़ को पिघलने में लंबा समय लगता है। इसीलिए आपको पता होगा कि जो भी लोग आइसक्रीम वगैरह बेचते हैं वो बर्फ़ में नमक मिलाते हैं ताकि ठंडक जो है ज़्यादा समय तक बनी रहे, ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि दो कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? मतलब अगर आप एक गिलास के अंदर दूसरा गिलास रख देंगे तो वो चिपक जाएंगे। उन्हें अलग करने के लिए तरीका क्या है? बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, ठीक है, तो अलग अलग हो जाएंगे। दो कांच के गिलासों के परस्पर चिपक जाने पर बाहरी गिलास को गर्म पानी में डुबो देने से उसमें ऊष्मीय प्रसार होगा, जिससे बाहरी गिलास के वक्री पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी और इस प्रकार अंदर वाला गिलास सरलता से बाहर निकाला जा सकेगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपके लिए है कि स्थूल पदार्थों के गुण। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस चैप्टर को। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, इस पहले वाले प्रश्न को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। प्रश्न आपका है कि ठोस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निश्चित आकार और निश्चित मात्रा, ठीक है। आकार और आयतन दोनों निश्चित किसके लिए? ठोस के लिए। यहाँ पर आप समझिएगा कि ठोस का निश्चित आकार और निश्चित मात्रा होती है। अगला प्रश्न आपका है कि किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। 4 डिग्री पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। यहाँ पर आप देखेंगे आंशिक द्रवों के विपरीत पानी का व्यवहार 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक के बीच ठीक उल्टा होता है। यदि पानी को गर्म किया जाए तो 0 डिग्री से 4 डिग्री तक आयतन घटता है एवं घनत्व बढ़ता है, और 4 डिग्री से आगे गर्म करने पर पानी का व्यवहार सामान्य द्रवों की भांति होता है, अतः 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी का घनत्व
अधिकतम होता है? शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस ताप क्रम पर होता है? शुद्ध जल की यहाँ पर बात की गई है तो आप क्या बताएंगे? 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो भी आप बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, लिखा हुआ है कि शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, और यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, इसको आप छोड़िएगा, आप सिर्फ मेन बात याद रखिएगा। जब जल जमता है तो इसका घनत्व क्या होता है? इसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घनत्व घटता है। जल जमता है, घनत्व घटता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है। और इसके बाद देखिएगा कि जैसे जैसे तापमान 4 डिग्री से नीचे होता है, जल का घनत्व भी घटने लगता है। और अतः स्पष्ट है कि जल जमता है तो घनत्व घटता है। अगला चैप्टर हमारा यहाँ पर है। ठीक है, इस चैप्टर को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से प्रश्न अधिकतर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रमुख वैज्ञानिक और उनके आविष्कारक। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे खोज की थी WC रॉन्टजन ने। ठीक है, रॉन्टजन ने, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए, एक्सरे की खोज 1895 ईस्वी में WC रॉन्टजन के द्वारा की गई थी। उन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया। यहाँ पर आपका प्रश्न है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन की बात की गई तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए, ठीक है, सम्मानित किया गया था। इसके बाद वर्ष 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार अल्बर्ट आइंस्टीन को सिद्धांतिकी भौतिकी में उनकी सेवाओं के लिए और विशेषकर फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए की खोज के नियम की खोज व्याख्या हेतु प्रदान किया गया। आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत को आधार मानकर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। आइंस्टीन को पुरस्कार 1922 में प्रदान किया गया था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर क्या निकालना है कि गलत मिलान की पहचान करें, कौन सा गलत है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, गलत आपको निकालना है। तो देखिए, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? लुइस एडिसन वाटरमैन, बिल्कुल सही है। अमीटर के लिए आपका ये गलत है। बैरोमीटर के लिए इवान जे लिस्टा टार्सेली। एनिमेशन के लिए कौन है? एमिल रेनॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन होगा। यहाँ पर देखिए, एमीटर का आविष्कार डच वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, क्या नाम है? हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने किया था, ना कि इन्होंने। ठीक है, अतः विकल्प बी गलत है। उल्लेखनीय है कि जैकेरियस जेनसन ऑप्टिकल सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक थे। असंगत की पहचान यहाँ पर आपको करनी है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं असंगत आपका कौन कौन सा है। देखिए, प्रिंटिंग प्रेस जॉनसन गुटन बिल्कुल सही है, और हाइड्रोजन के लिए ब्लेस पास्कल सही है। और आपके जो बी आपका सी है, ये दोनों एक में रुकेगा। बैक्टीरिया के लिए एंटोनी वान लेवेनहॉक, ये भी सही है। आपके ये दो आपके हैं। ठीक है, इनके लिए आगे देखिएगा, ये असंगत है, सी एंड डी। देखिए, प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने की? जोहान्स गुटेनबर्ग ने। बैक्टीरिया की खोज किसने की? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। ऑक्सीजन खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले ने व कार्ल विल्हम सीले ने। जबकि एंटोनी लॉरेन लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता माना जाता है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी, जबकि ब्लेस पास्कल एक गणितज्ञ थे। तो इस टाइप से आपको सबके बारे में बता दिया गया है। यहाँ पर भी आपको मिलान करना है, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर आपके लिए इस टाइप का प्रश्न आया तो उसके इस टाइप से पूछने के ज़्यादा चांस बनते हैं। ये सभी यूपी SSC के द्वारा पूछे गए प्रश्न आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो आपका यहाँ पर देखिएगा, सही आपको मिलान करनी है, तो सही आपका कौन सा वाला है? आपका यहाँ पर माइक्रोवेव ओपन है, इसका है आपका पर्सी संस्पेसर, ये आपका सही है सिर्फ। ठीक है, ए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइक्रोवेव ओपन, तो इसके आविष्कारक पर्सी स्पेंसर। ट्रांसफार्मर के लिए माइकल फैराडे। बैटरी के लिए एलेसेंड्रो बोल्टा। वर्नियर कैलिपर के लिए पियरे वर्नियर। ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? ट्रांसफार्मर यहाँ पर आपको दे रखा है माइकल फैराडे, तो आप माइकल फैराडे को चूज करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बनेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने आपेक्षिकता सिद्धांत रिलेटिविटी थ्योरी प्रस्तुत किया था? तो इसके लिए आपका हो जाएगा यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, आपेक्षिकता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा प्रस्तुत किया गया, E = mc²। सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी
इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिएगा डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट के बारे में देखें तो है अल्फ्रेड नोबेल ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल का एक प्रसिद्ध स्वीडिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1866 ईस्वी में डायनामाइट का आविष्कार किया था। 1867 ईस्वी में इनका पेटेंट ले लिया। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, आपके लिए यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न, और प्रश्न आपका है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल की यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। इसके बाद आगे देखिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो इसके लिए आपका यहाँ पर बन जाएगा एडवर्ड टेलर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा होगा? डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बन जाएगा, एडवर्ड टेलर। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे वर्ष 1908 में हंगरी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर को हाइड्रोजन बम के जनक अर्थात फादर ऑफ हाइड्रोजन बम कहा गया। नवंबर 1952 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रथम हाइड्रोजन बम का परीक्षण प्रशांत महासागर स्थित मार्शल द्वीप में किया गया था। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न आपका है किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए हैं? किसने दिए हैं? एम फैराडे ने, माइकल फैराडे ने। आगे देखिएगा, फैराडे ने विद्युत अपघटन के मात्रात्मक स्वरूप का अध्ययन किया। उन्होंने खोज की कि इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों की मात्रा तथा प्रक्रम में प्रवाहित विद्युत धारा के मध्य निश्चित संबंध होता है। 1834 ईस्वी में फैराडे ने कुछ नियम प्रतिपादित किए जिन्हें फैराडे के विद्युत अपघटन नियम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न आपका है कि जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज और उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? आप बताएंगे आर्किमिडीज ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी आपको कुछ बताया गया है तो इसको भी हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज उसका प्रतिपादन ग्रीक वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने किया था। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो वस्तु के वजन में कमी आती है जो उसके द्वारा हटाए गए, क्या लिखा हुआ है कि तरल के भार के बराबर होती है। इसी विचार के आधार पर उन्होंने यह परिणाम निकाला कि तैरने वाली वस्तु अपने वजन के बराबर द्रव को विस्थापित कर देती है। किसी वस्तु का जल के स्तर पर तैरने के लिए आवश्यक है कि वह अपने वजन के बराबर तरल को विस्थापित करे, तभी वो तैर सकती है। इसके बाद आपके लिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि टूट कर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो इसके लिए आप बताएंगे गैलीलियो ने। किसने की थी? गैलीलियो। इटली के पीसा नामक शहर में 1564 में जन्मे गैलीलियो लगभग 4 शताब्दी पूर्व यूरोप में हुई वैज्ञानिक क्रांति के सूत्रधार थे। उन्होंने त्वरण की संकल्पना की। पिंडों की आनत समतलों पर गति अथवा मुक्त रूप से गिरते पिंडों की गतियों के प्रयोगों द्वारा उन्होंने अरस्तू की अवधारणा कि किसी पिंड को गतिमान रखने के लिए किसी बल की आवश्यकता होती है तथा भारी पिंड हल्के पिंडों की तुलना में गुरुत्व बल के प्रभाव में तीव्रतर गति से गिरते हैं, इसका खंडन किया। इस प्रकार उन्होंने जड़त्व के नियम की खोज की जो आइजैक न्यूटन के युगांतरीय कार्य का आरंभ बिंदु था। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, क्या है कि डायनमो की खोज किसने की थी? डायनमो की खोज की बात की जाएगी तो आपके लिए बहुत बार आ चुका है प्रश्न, माइकल फैराडे ने। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा डायनमो या विद्युत जनित्र की खोज माइकल फैराडे ने किया था। डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। भारी पानी की खोज किसने की थी? भारी पानी की बात करेंगे, यूरे ने भारी पानी की खोज की थी। D2O भारी पानी का सूत्र होता है। क्या होता है? D2O। भारी पानी की खोज किसने की थी? अमेरिका के वैज्ञानिक थे H.C. यूरे ने। भारी पानी D2O का प्रयोग नाभिकीय विखंडन में मंदक के रूप में किया जाता है। भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। सांद्र भारी जल शरीर के लिए हानिकारक होता है। यहाँ पर आपके लिए प्रश्न क्या है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ये पूरा नहीं आ पाया आपका, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? आप बताएंगे चैडविक ने। आपने सुना होगा ट्रिक सुनी होगी, ईंट पर नाच। इसे इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन या थॉमसन, जो भी आपको मिल जाए। इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन या थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन आपको मिल जाए। और न्यूट्रॉन के लिए चैडविक, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने 1932 में। अब इसके बाद हम लोग आ चुके हैं भौतिक विज्ञान विविध। तो इसके बाद हम लोग विविध पढ़ेंगे और विविध के समाप्त होने के बाद आपका फिजिक्स का जो आपका चैप्टर मतलब टोटल आपकी फिजिक्स है वो आपकी समाप्त हो जाएगी। जितने प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपके हैं ये सभी आपके समाप्त हो जाएंगे। पहला प्रश्न आप यहाँ पर देखिएगा। DRDO द्वारा 27 मार्च 2019 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप प्रक्षेपण परिसर से सफलतापूर्वक एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण किया गया था और इस मिशन का नाम क्या था? मिशन शक्ति, ठीक है, मिशन शक्ति। 27 मार्च 2019 को ओडिशा स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान DRDO द्वारा उपग्रह भेदी ASAT मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस अभियान को मिशन शक्ति नाम दिया गया था। इसी के साथ भारत, अमेरिका, रूस एवं चीन के बाद एंटी सैटेलाइट मिसाइल दागने की क्षमता रखने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस प्रश्न को कि 6 फरवरी 2019 को भारत द्वारा लॉन्च किए गए GSAT-31 उपग्रह का निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग है? तो आप बताएंगे संचार। 6 फरवरी 2019 को कोरू प्रक्षेपण बेस फ्रेंच गुयाना से व्यावसायिक प्रक्षेपण सेवा प्रदाता कंपनी क्या है? एरियन स्पेस के एरियन 5VA और 247 रॉकेट ने उड़ान भरी। इस मिशन के तहत एरियन 5 ने 2 दूरसंचार उपग्रहों जैसे सऊदी भू स्थिर उपग्रह 1 या हेलासैट 4 तथा GSAT-31 को उनकी निर्धारित कक्षाओं में स्थापित कर दिया। GSAT-31 भारत का संचार उपग्रह है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपके लिए है कि जो DRDO द्वारा विकसित सतह से सतह पर परमाणु अक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? जो सतह से सतह पर वार करती है उसका नाम क्या है? अग्नि 5। क्या बताएंगे आप लोग? अग्नि 5। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि अग्नि 5 रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान DRDO द्वारा विकसित सतह से सतह पर परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका पहला सफल परीक्षण 16 अप्रैल 2012 को किया गया। अग्नि श्रृंखला की यह मिसाइल 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित अपने लक्ष्य को भेद सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे इसरो द्वारा प्रक्षेपित मार्स ऑर्बिटर मिशन ने सितंबर 2018 में मंगल ग्रह की कक्षा में कितने वर्ष पूरे कर लिए? तो यहाँ पर आप बताएंगे 4 वर्ष पूरे के लिए। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसरो द्वारा प्रक्षेपित मार्स ऑर्बिटर मिशन ने सितंबर 2018 में मंगल ग्रह की कक्षा में 4 वर्ष पूरे कर लिए। ध्यातव्य है कि मंगलयान 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था। यहाँ पर आप देखेंगे कि 1975 में भारत द्वारा लॉन्च किए गए पहले अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? पहले का नाम आपको बताना है। आप बताएंगे आर्यभट्ट। क्या बताएंगे? आर्यभट्ट। भारत का अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट है। इसका प्रक्षेपण तत्कालीन सोवियत संघ के कापुस्तिन यार प्रक्षेपण केंद्र से कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान द्वारा 19 अप्रैल 1975 को किया गया। इस उपग्रह का भार 360 किलोग्राम था। इसका प्रमुख उद्देश्य खगोलीय एक्स किरणों, सौर न्यूट्रॉन और गामा किरणों का अध्ययन करना था। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रथम IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर C IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर। यहाँ पर आप देखिएगा IIT खड़गपुर की स्थापना 1950 में की गई थी। 18 अगस्त 1951 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसका औपचारिक उद्घाटन किया था। यहाँ पर आप समझेंगे क्या है कि भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद में स्थित है। भौतिकी के क्षेत्र में 2018 का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए किए गए कार्य के लिए दिया गया था? तो आप बताएंगे लेजर भौतिकी के लिए दिया गया था, ठीक है, लेजर भौतिकी के लिए।
यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी वैज्ञानिक आर्थर अस्किन, फ्रांसीसी वैज्ञानिक गेराल्ड मॉरो और कनाडा के वैज्ञानिक डोना स्ट्रिकलैंड को लेजर भौतिकी के लिए दिया गया था। वर्ष 2019 का यह पुरस्कार जेम्स पीबल्स को ब्रह्मांड विज्ञान पर नए सिद्धांत देने और मिशेल मेयर और डिडियर केलोज को संयुक्त रूप से सौर मंडल से परे एक ग्रह खोजने के लिए दिया गया। वर्ष 2020 का यह पुरस्कार रोजर पेनरोज, रीन हाई गेंजेल और एंड्रिया गेस को प्रदान किया गया। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न आपका क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक तौर से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। तो यहाँ पर आप बताएंगे डेविसन और जर्मर प्रयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। यहाँ पर आप समझिएगा, डेविसन और जर्मर प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार सिद्ध किया गया। यह लुइस डे ब्रोगली की परिकल्पना की पुष्टि करता है। यहाँ पर आप समझेंगे कि कैप्टन राकेश शर्मा ने किस वर्ष में एक सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। तो यहाँ पर आपका कौन सा बनेगा, आपका यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1984 में। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा, कैप्टन राकेश शर्मा वर्ष 1984 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और सोवियत संघ के इंटरकॉस्मॉस कार्यक्रम के एक संयुक्त अंतरिक्ष अभियान के तहत 8 दिन तक अंतरिक्ष में रहे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या है कि माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है। तो वो आपका क्या है, रासायनिक ऊर्जा। क्या बताएंगे, रासायनिक ऊर्जा। माचिस की डिब्बी की सतह पर लाल फास्फोरस लगा होता है। जब सतह से माचिस की तीली टकराती है तो रासायनिक ऊर्जा एक चमकीली लौ के रूप में दिखाई देती है। जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है। जेट इंजन जो आपका है रैखिक संवेग का संरक्षण, इस सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर आप समझिएगा कि जेट इंजन रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी गतिशील पिंड का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। रैखिक संवेग संरक्षण नियम के अनुसार किसी विलग निकाय का संपूर्ण रैखिक संवेग नियत रहता है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि प्रश्न आपसे कहा गया है कि चंद्रयान 1 भारत का चंद्रमा पर पहला मिशन, और डेट आपको बताना है कि किसको श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। तो इसको कब किया गया था, प्रश्न आपका है ये। तो आप यहाँ बताएंगे 22 अक्टूबर 2008। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चंद्रयान 1 भारत का प्रथम मानव रहित चंद्रयान मिशन था। इस मिशन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर स्थापित करने के लिए भेजा गया था। इसरो द्वारा चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किए जाने के समय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो के अध्यक्ष कौन थे, के सिवान थे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। इसरो द्वारा चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किए जाने के समय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर के सिवान थे। और ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि कौन अंटार्कटिका में भारत का नया बेस है जिसे 2015 में अधिकृत किया गया, जिसका निर्माण 134 जहाज रानी कंटेनरों से किया गया। आप बताएंगे भारतीय। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा बनेगा, सी वाला बन जाएगा, डी वाला। ठीक है, डी। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे भारतीय अंटार्कटिका में भारत का नया बेस है जिसे वर्ष 2015 में अधिकृत किया गया। इसका निर्माण 134 जहाज रानी कंटेनरों से किया गया, हालांकि आंशिक रूप से इसे 2012 में स्थापित किया गया था। अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान स्टेशन हैं। तो यहाँ पर आप बताएंगे 3। कौन कौन से हैं, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित कुल 3 अनुसंधान स्टेशन हैं। नंबर 1 है दक्षिण गंगोत्री, फिर है मैत्री, एक है भारती। इनकी डेट आप देख लीजिएगा। इनमें से मैत्री और भारती वर्तमान में कार्यरत हैं, जबकि दक्षिण गंगोत्री बंद हो गया है। यह अनुसंधान राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र की देखरेख में संचालित है, जो कि भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक भाग है।
यहाँ पर आपका प्रश्न है कि वर्ष 2015 में भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है। आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे भारती। देखिए इन्होंने यहाँ पर स्टार लगा दिया है, तो यहाँ पर हम समझते हैं क्योंकि इनको ये पता है कि जो भारती आपका था ये 2015 में नहीं 12 में ही भेजा गया था। भारती जो है अंटार्कटिका में भारत का तीसरा शोध केंद्र है जिसका परिचालन वर्ष 2012 से प्रारंभ हुआ। अंटार्कटिका में भारत का प्रथम स्थायी स्टेशन कौन था? दक्षिण गंगोत्री था, जो कि 1983-84 में था। जबकि दूसरा कौन सा है? मैत्री, और मैत्री जो है वो 1988-89। भारत ने वर्ष 2014 में आर्कटिक में भूमिगत वेधशाला इंडी आर्क की स्थापना की थी। इसके लिए सभी को सभी नंबर पूरे नंबर मिले थे। देखिए यहाँ पर आपको बताना क्या है ये समझिएगा थोड़ा, ठीक है। भारत की पराध्वनिक मिसाइल ब्रह्मोस की रेंज को प्रारंभ में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था की शर्त के अनुसार 290 किलोमीटर पर कैंप किया गया था। जुलाई 2018 के अनुसार इस एलीट क्लब में भारत के प्रवेश के बाद इसकी रेंज को बढ़ा कितना कर दिया गया? पहले 290 किलोमीटर, लेकिन वर्तमान में कितना है ये आप सभी से पूछा गया है। आप बताएंगे 450 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप देखिएगा ब्रह्मोस भारत के DRDO और रूस के NPO मशीनो स्त्रोयेनिया के संयुक्त उपक्रम में विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस नाम भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। इसकी रेंज को प्रारंभ में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था की शर्त के अनुसार 290 किलोमीटर पर कैंप किया गया था और जुलाई 2018 परीक्षण प्रक्षेपण के अनुसार इस एलीट क्लब में भारत के प्रवेश के बाद इसकी रेंज बढ़ाकर 450 कर दिया गया। यहाँ पर आप लोग समझेंगे प्रश्न आपका है कि ब्रह्मोस मिसाइल की सर्वोच्च सुपरसोनिक गति मैक क्या है। तो ये आप बताएंगे 2.8 से कितनी है? 3। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा ब्रह्मोस भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम में विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह अपने साथ 300 किलोमीटर का पारंपरिक युद्ध शीर्ष ले जा सकती है। यह मिसाइल 2.8 से 3.8 मैक तक की गति से मार करने में सक्षम है। वर्तमान समय में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल हाइपरसोनिक की श्रेणी में है, जिनकी मैक संख्या 5 से अधिक है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे आपका प्रश्न आ चुका है प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन से नियम सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाते हैं? तो कौन सा है जो सही तरीके से मेल नहीं खाता है, बाकी सभी खाते हैं? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी वाला आपका जो है आपका ये तो अब गलत हो गया, तो पहले को पढ़ते हैं। एवोगाद्रो का नियम, एक ही तापमान और दबाव में सभी गैसों की बराबर मात्रा में अणुओं की संख्या समान होती है। बायल का नियम, गैसों में दबाव और मात्रा के बीच संबंध। संक्रम का नियम सिद्धांत, व्यक्ति से व्यक्ति में संचारित होने वाली जीवित एजेंट के कारण होने वाली संक्रामक बीमारियाँ। यहाँ पर आप देखिएगा हुंड ने रसायन शास्त्र में बहुलता का नियम प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि रिक्त कक्षक प्राप्य है, अर्थात जब तक संभव हो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में रहते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि एक साधारण लोलक की समय सीमा किस पर निर्भर करती है? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। एक सरल लोलक की समय सीमा या आवर्तकाल लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। सरल लोलक का आवर्तकाल लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न आपका है कि गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग जानते हैं आवधिक के नाम से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। वह गति जिसमें कोई वस्तु अथवा लोलक एक निश्चित बिंदु पर एक निश्चित अंतराल एवं पथ पर अपनी गति को दोहराता है उसे आवधिक गति या दोलनशील गति कहते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका सवाल है, तो आप सवाल अपने आप स्वयं लगाएंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा सवाल का तरीका ये लगा है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न है आपका, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो घर्षण के संबंध में आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे घर्षण गति का विरोध करता है। ऑप्शन नंबर ए। घर्षण एक प्रकार का प्रतिरोधक या अवरोधक बल है। यह गतिमान वस्तु को पीछे ढकेलता है। जब कोई भी दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो वहाँ घर्षण बल पैदा हो जाता है। यह बल गतिमान पदार्थ के विपरीत दिशा में लगता है। विसर्पी घर्षण होता है।
तो विसर्पी घर्षण की बात की गई है तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे? सीमित घर्षण से थोड़ा कम। जब किसी वस्तु की सतह पर किसी वस्तु की एक मिनट रुकिएगा, जब किसी वस्तु की सतह पर किसी वस्तु के गति कराने का प्रयास किया जाता है या गति कराई जाती है तो सतह से समांतर एवं गति की दिशा के विपरीत एक अवरोधक बल कार्य करने लगता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। 3 प्रकार का होता है: स्थैतिक या सीमित घर्षण, विसर्पी या सर्पी घर्षण, लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम, स्थैतिक या सीमित घर्षण का मान सबसे अधिक होता है। विसर्पी घर्षण का मान सीमित घर्षण से कम, लोटनिक घर्षण से अधिक होता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, इस प्रश्न को आप समझिएगा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने नेविगेशन सैटेलाइट में इस्तेमाल होने वाले परमाणु घड़ी को विकसित किया है? तो आप बताएंगे यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो ने। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मई 2018 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार इसरो के एक प्रमुख केंद्र अंतरिक्ष उपयोग केंद्र SSC ने स्वदेशी परमाणु घड़ी का विकास किया है, जिसका उपयोग भारतीय नेविगेशन सैटेलाइट प्रणाली IRNSS में पृथ्वी द्वारा पर स्थित किसी वस्तु को सही स्थिति के प्रेक्षण और मापन हेतु किया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई आकाशगंगाओं के सुपर क्लस्टर का नाम क्या है? सुपर क्लस्टर का नाम आपको यहाँ पर बताना है तो आप क्या बताएंगे? सरस्वती। ठीक है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वर्ष 2017 में IUCAA पुणे, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर तथा न्यूमैन कॉलेज केरल के वैज्ञानिकों ने आकाशगंगाओं के एक बहुत बड़े क्लस्टर की खोज की और उन्होंने इसे सरस्वती नाम दिया। यह पृथ्वी से 400 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर मीन तारामंडल में स्थित है। यहाँ पर आप लोग समझेंगे, प्रश्न है आपका कि CSIR राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा किस नाम से भारत के स्वदेशी हल्के परिवहन विमान का डिजाइन और विकास किया जा रहा है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारस के नाम से, बी ऑप्शन। ठीक है, सारस भारत का पहला स्वदेश में डिजाइन एवं विकसित असैनिक विमान है। हल्के परिवहन विमान श्रेणी के इस बहुउद्देशीय विमान को बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन एवं निर्मित किया गया है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसरो के अगर मुख्यालय की अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो आप क्या बताएंगे? बेंगलोर में स्थित है इसरो का मुख्यालय। यहाँ पर देखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसका मुख्यालय कर्नाटक प्रांत की राजधानी बेंगलोर में स्थित है। इसरो को शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए 2014 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पर आप समझेंगे BARC कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसके लिए हम बताएंगे आपको कि ये ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? ट्रॉम्बे महाराष्ट्र, मुंबई में। ठीक है, यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत नाभिकीय विज्ञान एवं अभियांत्रिकी तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों का बहुविषयी अनुसंधान केंद्र है। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? आप बताएंगे 4.76 सेमी प्रति सेकेंड। अलग अलग टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल अलग अलग होती है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि सामान्य जो आपका टेप रिकॉर्डर होता है उसमें टेप की चाल 1/8 इंच पर सेकंड होती है। एनालॉग टेप रिकॉर्डर की गति 15/16 और इस प्रकार से आपकी इतनी होती है। मोस्ट मल्टी ट्रैक ध्वनि एनालॉग रिकॉर्डिंग की चाल 30 IPS इंच पर सेकंड होती है। प्रकाश वोल्टीय सेल क्या होता है? प्रकाश वोल्टीय सेल क्या होता है? आप बताएंगे सौर सेल। सौर सेल, प्रकाश वोल्टीय सेल सौर सेल होता है। सौर सेल फोटोवोल्विक प्रभाव के द्वारा सूर्य या प्रकाश के किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है। स्टीफन हॉकिंग हैं एक, तो ये कौन है? ये एक वैज्ञानिक हैं, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए, स्टीफन विलियम हॉकिंग एक प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञानी, ब्रह्मांड विज्ञानी, लेखक और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र के शोध निर्देशक थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है। उन्हें आधुनिक युग का आइंस्टीन कहा जाता है। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल बिग बैंग थ्योरी को समझने में अपनी भूमिका निभाई। उनकी मृत्यु 2018 में हो गई। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न आपका है कण बोसान नाम का संबंध किस नाम से है?
तो आप यहाँ पर बताएंगे कि S.N. बोस। सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा गणितज्ञ, प्रसिद्ध गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री थे। भौतिक शास्त्र में दो प्रकार के अणु माने जाते हैं, बोसान, फॉर्मियन। बोसान सत्येंद्र नाथ और नाथ बोस के नाम से ही है। वे कण जो फर्मी डिरॉक सांख्यिकी के अनुसार व्यवहार करते हैं, जिनका प्रचक्रण विषम अर्धपूर्णांक होता है तथा जो पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करते हैं, क्या कहलाते हैं? फर्मिऑन कहलाते हैं। वे कण जो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करते हैं और जिनका प्रचक्रण 012 होता है, बोसॉन कहलाते हैं। किसी भी परमाणु का नाभिक फर्मियन है अथवा बोसान, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें मौजूद प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का योग सम है या विषम। यहाँ पर आप देखेंगे कि लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी में तैरता रहता है। इसका रीज़न क्या है? इसके रीज़न की बात करेंगे तो आप बताएंगे आर्किमिडीज़ का सिद्धांत जो है वही, ठीक है, उसी के कारण बताया उन्होंने है कि जब एक लोहे की छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी में तैरता है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज़ के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज़ के सिद्धांत के अनुसार किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबे पिंड के भार में कमी पिंड द्वारा विस्थापित तरल के भार के तुल्य होती है। यहाँ पर आप समझेंगे है कि विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? नरम लोहे से, ठीक है, नरम लोहा। इसके बाद आप आगे देखेंगे, यहाँ पर आप देखिएगा, एक विद्युत चुंबक निर्माण एक परिनालिका में नरम लोहे की कोर डालकर करते हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा, निम्न में से कौन सी युक्ति, यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है, कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए काम आती है? तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या बताएंगे? आप बताएंगे स्विच। क्या बताएंगे? स्विच, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है कि इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो शोर की बात करेंगे तो आप बताएंगे अवांछित सिग्नल्स जो संदेश सिग्नल के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर अवांछित सिग्नल्स को संदर्भित करता है जो संदेश सिग्नल के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं। अगला आपका यहाँ पर प्रश्न है कि भारत के हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम क्या है? हवा से हवा में मार करने वाली कौन सी है? अस्त्र। क्या बताएंगे आप लोग? अस्त्र बताएंगे। भारत का पहला दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाला स्वदेशीय प्रक्षेपास्त्र अस्त्र है। इसका विकास DRDO ने किया। इसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर से अधिक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि DRDO द्वारा विकसित निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है? आप बताएंगे अस्त्र। यहाँ पर देखिएगा, आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए? इंपॉर्टेंट आपके लिए है, उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। कौन है वो? आप बताएंगे जॉन बर्दीन। जॉन बर्दीन ने भौतिकी के क्षेत्र में 2 बार 56 में और 72 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जबकि फ्रेडरिक संगेल ने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल प्राप्त किए हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल प्राप्त किए हैं? विभिन्न विषयों की बात की गई है, तो यहाँ पर आप बताएंगे मैडम क्यूरी ने विभिन्न विषयों में प्राप्त किए हैं। यहाँ पर देखिएगा, मैडम क्यूरी ने विज्ञान की 2 शाखाओं में नोबेल प्राप्त किए हैं। मैडम क्यूरी को 1903 भौतिक विज्ञान के लिए, 1911 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सैटेलाइट इनसैट 2E यहाँ से लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था? आप बताएंगे कौरू से लॉन्च किया गया था। कहाँ से? कौरू से। यहाँ पर देखिए, इसरो द्वारा निर्मित INSAT-2 श्रृंखला का अंतिम सैटेलाइट INSAT 2E का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण 3 अप्रैल 1999 को एरियन 42P प्रक्षेपण यान ने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में फ्रेंच गुयाना कौरू से किया गया। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है? तो आप यहाँ पर बताएंगे स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण। ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। स्टीयरिंग में फ्री प्ले स्टीयरिंग के ढीले होने या ड्यूल बेयरिंग को ठीक से फिट ना होने के कारण होती है। किसी बस की चाल बढ़ाने पर ही रोशनी का बढ़ना या किस स्थिति को दर्शाता है? तो ये स्थिति कौन सी हो जाएगी? आप बताएंगे कमज़ोर बैटरी। बैटरी के कम चार्ज होने पर या कमज़ोर होने पर कारण गाड़ी की रोशनी कम होती है। गाड़ी की गति बढ़ाने पर बैटरी से जुड़ा डायनेमो अधिक विद्युत आपूर्ति करता है, जिससे संबंध बल्ब की रोशनी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर भौतिक विज्ञान को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है, एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा,
चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा।